हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। बच्चों आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 11 पर आ गए हैं। लेक्चर 10 में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ट्रायंगल और सर्किल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और भी बहुत से लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आ चुके हैं, जो कि फिजिक्स क्लास 11th हो या 12th हो या केमिस्ट्री हो, किसी भी क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आप उनको जाके देख लीजिए। आज बच्चों पढ़ेंगे पहले हम ट्रायंगल और फिर सर्किल। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप देख लेंगे, जल्दी से हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्या है बच्चों ट्रायंगल? देखो ट्रायंगल के बारे में तो आप जानते हो, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है कि जैसे एक्स वाई एक्सिस पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। ये जो पॉइंट हैं या इसको वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसेस, ये एक वर्टेक्स दूसरा तीसरा, इन तीनों को प्लूरल में वर्टिसेस बोलते हैं। तो वर्टिसेस ए के हैं x1, y1, बी के हैं x2, y2, सी के हैं x3, y3। तो इसका एरिया क्या होगा? अब देखो बच्चों, मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाया था, याद करिए। डिटर्मिनेंट वाला आप लेक्चर जाके देख लेना। तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा। कैसे? अगर हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें जहां पर इस कॉलम में, पहले कॉलम में सारे एक्स पॉइंट रख दें, x1, x2, x3, दूसरे कॉलम में सारे y पॉइंट रख दें, y1, y2, y3, और तीसरे को 1, 1, 1 ले लो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और इसको 1/2 यानी उसका आधा कर दो, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमको पता चल जाएगा बच्चों। ये आप ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि वर्टिसेस दे दिए जाते हैं, मतलब एज सच तो आपको नहीं यूज़ होगा, लेकिन मान लो फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल में एक ऐसा कराऊंगा उसमें वर्टिसेस का यूज़ होता है ट्रायंगल में। ठीक, एक बच्चों यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। अगर ABC 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसको पता करने का क्या तरीका है? पता करने का, कोलिनियर यानी अगर ये एक ही लाइन में मतलब एक लाइन है, ये A है, ये B है, ये C है, या BAC, मतलब कोई भी इनका कॉम्बिनेशन, तीनों एक ही लाइन में। ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसका एरिया निकाला है आपने, ये देखिए यहाँ पर एरिया निकाला है। अगर ये एरिया 0, अगर ये एक लाइन में होंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपसे अगर कह दिया जाए कि 3 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, बताओ कि वो लीनियर है, कोलिनियर है कि नहीं। आप सिंपल इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, देखो 0 आ रही है कि नहीं। अगर 0 आ रही है तो यानी कि वो कोलिनियर है। बात समझे? अब बच्चों कुछ चीज़ें आपको सबको आती हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ ताकि अगर किसी के दिमाग से उतर गई हैं तो वो फिर से रिवाइज हो जाए। क्या? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? अगर ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस अपोजिट साइड को 2 हिस्सों में बांट दे, बराबर हिस्सों में, यानी कि BD जो होगा वो CD के बराबर हो जाए, तो हम इस लाइन को मीडियन बोलेंगे। किसको? AD हमारी मीडियन हो जाएगी। उसी तरीके से अगर B से एक AC पर हम एक पर डालें लाइन जो कि AC को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो BE भी एक मीडियन होगी, और उसी तरह से CF भी एक मीडियन होगी। जहां पर ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। जहां पर सेंट्रॉइड का पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे तब मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि ये जिस लाइन पर, मतलब मीडियन पर ही लाई करता है, तो मीडियन को ये किस रेशियो में डिवाइड कर देता है? ये G जो है वो मीडियन को 2/1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब कि AG अपॉन GD ये 2/1, या कह सकते हैं 2:1 का रेशियो होता है। यानी जो AG होती है, AG 2 टाइम्स ऑफ GD होती है। ये ध्यान में है, या आपको पता भी होगा। ठीक है बच्चों, उसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो समझ सब जाओ, नहीं भी आता है ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जब नहीं आता है ना तो दिमाग बहुत ख़राब रहता है कि अरे यार कुछ पढ़े तो थे, कुछ पढ़े, अरे पढ़े थे क्या होता है, पढ़ लो एक बार, कितना टाइम लगेगा इसमें। अगर आपने 7-8 घंटे 10 घंटे इस सीरीज़ को दे दिए, क्योंकि ये इतना ही कंटेंट है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कभी मैथ नहीं परेशान करेगी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, इवन बायो में।
फिर आता है बच्चों सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ये भी आपने को ध्यान होगा। हम क्या करते हैं, मान लो एक ट्रायंगल ABC है, हम इसमें किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। मतलब कि मान लो एक साइड BC है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी एक ऐसी लाइन जो इसको दो भागों में डिवाइड करे परपेंडिकुलरली। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ से मारते थे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क नीचे और ऐसे, इन दो पॉइंट को हम मिला देते थे। ये जो पॉइंट आता था इसको हम बोल देते थे कि इसने दोनों भागों में इसको बांट दिया। उसी तरीके से हम AC को भी बांट देंगे दो, मतलब दो भागों में। कैसे, ऐसे आर्क लगाया, एक A से आर्क लगाया, एक C से आर्क लगाया, एक A से आर्क लगाया, एक C, इस लाइन से बांट, ये एक पॉइंट मिलेगा बच्चों हमको। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इसको मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को, ये रेडियस मिल जाएगी और एक सर्किल खींच देंगे हम। बात समझे कि नहीं, ये हो जाएगा बच्चों हमारा सरकम सेंटर। अब एक चीज ध्यान देना, कभी कभी सरकम सेंटर बच्चों मुझे ध्यान आ रहा है ऐसे निकालते थे। हम क्या करते थे, इस लाइन से यहाँ पर एक आर्क मारते थे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ पर एक और यहाँ से और फिर इसको मिला देते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते थे। मतलब ये परपेंडिकुलर डालने का तरीका होता था। आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे करके दिखा दिया। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या होता है, इन सेंटर का यहाँ पर दो एंगल कोई ले लो, जैसे मैंने यहाँ A और B ले लिया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर करो, एंगल बाइसेक्टर। तो एक आर्क यहाँ से मारा, एक आर्क यहाँ से मारा, ये जो पॉइंट आया इसको हमने आगे बढ़ा दिया ये लाइन पे। उसी तरह B के साथ हमने कर, जहाँ पर आके इंटरसेक्ट करे इसको इन सेंटर बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ये जो डिस्टेंस मिली इसको कंपास पे देखो और एक आप सर्किल खींच दो, ये इन सेंटर, I जो है इन सेंटर है। उसी तरह ये जो है आपका, ये है सरकम सेंटर। बात समझ गए कि नहीं समझ। उसी तरह बच्चों एक है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों, कि अगर आप वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है आपकी, नहीं कर रहा है इक्वल सेगमेंट में, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कि BD DC के बराबर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल ये है, आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, आपने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दी यहाँ पे कहीं, फिर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तीनों परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर से, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ध्यान में रखना बच्चों कि जो ऑर्थो सेंटर H, सेंट्रॉइड यानी कि G जो पहले बताया था, और सरकम सेंटर, इन सेंटर की बात नहीं हो रही, ये हमेशा एक लाइन में होते हैं। मतलब अगर एक लाइन खींचोगे तो G, ठीक है, और क्या है आपका ऑर्थो सेंटर H और सेंट्रॉइड G हो गया, ऑर्थो सेंटर H हो गया, और सरकम सेंटर यानी कि O, ये सब जो होंगे आपके ये एक लाइन में होंगे, ठीक है, ये सब एक ही लाइन में होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एक बार इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बच्चों, ये भी आपको बहुत चीज़ें इसमें ध्यान होगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहली तो एक प्रॉपर्टी ये मेन थी, क्या मेन थी प्रॉपर्टी, कि दो ट्रायंगल की किसी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, या बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे BCA, तो अगर मैं A और B को जोड़ूं तो हमेशा C से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। बात समझे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये A है, ये B है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्रायंगल कभी बन ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों, ये मान लो A आ गया, ये B आ गया, C कहीं यहीं रह जाएगी, C जो है C यहाँ पर कहीं, ये पॉइंट इसको टच ही नहीं कर पाएगा, तो ट्रायंगल आपका बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम यानी ABC वो 180 डिग्री होता है, तो आपको पता ही है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मान लो एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB और AC बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस केस में ये वाली साइड जो एंगल बेस से बना रही है एंगल B, और ये जो एंगल बना रही है एंगल C, ये बराबर होंगे। या इसका अपोजिट भी ट्रू हम कह सकते हैं, और वाइस वर्सा, कि अगर दो एंगल B और C बराबर हैं तो जो साइड होंगी उनके अपोजिट की वो भी बराबर होंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब दोनों वाइस वर्सा हैं, ठीक है। ये आप एक बार देख लो, लिख लो इसको, ठीक है। अगर नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट्स इसके दे दूंगा, ये बस आप एक बार देखने के लिए देख जरूर लो बच्चों। मेरा मैं रिक्वेस्ट कह लो या एडवाइस कह लो, ये सब चीज़ें आप जब और बड़े लेवल पे पहुंचोगे ना, तब आपको ये लगेगा कि ये सब ध्यान में क्यों नहीं है मेरे, ठीक है। मेरे साथ होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बच्चों, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट वो तब होते हैं जब वो सेम शेप और सेम साइज के हो, मतलब लगभग बिल्कुल एक जैसे। लगभग क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये एकदम एक जैसे लगभग दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को कैसे लिखा जाता है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, मतलब एक ऐसे लाइन खींची, एक इक्वल टू खींचा और उसके ऊपर ऐसे ये चिड़िया बैठा दी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बात समझे? अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या मतलब? सारे एंगल, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। आपस में एंगल बराबर हो जाएंगे तब तो इक्विलेटरल। मेरा बात समझो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। तो उसके लिए बच्चों कोई भी दो ट्राइंगल सेम शेप और साइज के तब होंगे जब उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, इनमें से कोई एक। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब कि आपके पास ये दो साइड हैं, जैसे मान लीजिए ए बी और ए सी, और इसमें पी क्यू और पी आर, इनके बीच एक एंगल ए है और इसके बीच एंगल पी है। जब ये ए बी, ये पी क्यू, ये ए सी, ये पी आर और ये एंगल ए और ये एंगल पी बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बाकी जो ये साइड बची वो तो बराबर हो ही जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इसको बोलते हैं। उसी तरह एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? दो एंगल और उनके बीच की साइड, जैसे एंगल बी और एंगल सी, उसी तरह इसमें एंगल क्यू और एंगल आर और इनके बीच की साइड, यानी कि बी सी और यहाँ पर क्यू आर, ये अगर बराबर है तो हम कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंसी ए एस ए टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल साइड एंगल। ठीक है। उसी तरह ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं? दो एंगल और एक साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर बराबर है, मतलब दोनों ट्राइंगल में, तो हम कह देंगे कि वो हमारा ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट है, इसको एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर तीनों साइड बराबर है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो हम कह देंगे इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी है दोनों ट्राइंगल में, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अरे कुल मिला के ये है कि दोनों सेम शेप और सेम साइज के तभी होंगे जब इनमें से कोई एक कंडीशन होगी, जाहिर सी बात। समझ गए बच्चों? इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये बच्चों हो सकता है थोड़ा भूल गया, इसलिए मैं रिवाइज करने के लिए लिख दिया हूं यहाँ पर कि कोई भी दो शेप सिमिलर कब होते हैं। सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी दो शेप सिमिलर तब बोले जाएंगे जब वो सेम शेप के हों, मतलब उनका शेप लगभग सेम हो, साइज भले ना सेम हो, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शेप की बात हो रही है, मतलब उनका आकार जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो ट्राइंगल के केस में भी यही सिमिलैरिटी होती है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। बात समझे? कॉन्ग्रुएंसी में दोनों ही सेम होने चाहिए, साइज भी और शेप भी, लेकिन सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप की बात करी जा रही है। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं यानी कि वो सेम शेप और साइज के हैं तो वो सिमिलर तो होंगे ही, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। दो सिमिलर जो ट्राइंगल है कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट पे हो सकता है, एक छोटा हो एक बड़ा हो। बात समझे? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? तब होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 1 मिनट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब कि अभी मैं बताता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। जैसे यहां पर एग्जांपल देखता हूं, एक है ट्राइंगल ये और एक है ट्राइंगल ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब ये कंडीशन कह रही है कि ये ट्राइंगल सिमिलर तब होगा जब करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो साइड्स हैं इनका रेशियो कैसे? ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बात समझो, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर हो, तब हम कह देंगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ऐसा क्यों बच्चों?
ये सिमिलरिटी का मतलब तो यही है कि भाई दिखने में एकदम एक जैसा, बस छोटा और बड़ा है, तो उसको छोटा करने के लिए हर एक प्रोपोर्शन से तुम हर एक साइड को छोटा करोगे ना, इसलिए। तो सिमिलैरिटी में भी बच्चों यही चीज़ है कि सिमिलैरिटी भी 3-4 कंडीशन है, उनमें से कोई एक फुलफिल होती है तो हम कह देते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। क्या है पहली, कि तीनों एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी तीनों एंगल क्या है, बराबर है अगर दो ट्रायंगल के, तो हम कह देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ए पी के बराबर। आपस में मत बराबर सोचने लगना कि ए बी सी बराबर है, हम एक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसी तरह से ए सिमिलरिटी, अगर कोई दो एंगल भी बराबर है तब भी हम कह देंगे कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर है। ऐसा बच्चों को ये बहुत ही रिडंडेंट स्टेटमेंट है, रिडंडेंट फर्जी की बात है। मतलब ए अगर पी के बराबर है, बी अगर क्यू के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी आर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 180 से माइनस करोगे तो एंगल तो वही आ जाएगा, बात समझे। तीसरा क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी। साइड 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 सिमिलरिटी क्या है, ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो मान लो 1:2 आ रहा है, यानी कि ए बी 2 टाइम्स है पी क्यू की, तो बी सी भी 2 टाइम्स होनी चाहिए क्यू आर की, ए सी भी 2 टाइम्स होनी चाहिए पी आर की, वरना ये फिगर चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन होगी। चौथी क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड यानी कि अगर दो साइड है और उनके बीच में एक एंगल है, तो ये एंगल बराबर हो और ये दोनों साइडें सेम रेशियो में हो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। बात समझे। इस केस में हम कह देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर के लिए एक चिड़िया बैठा देते हैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बात समझ गए। मतलब इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड ये और इनके बीच के एंगल, ये और इनके बीच के एंगल ये सेम होने चाहिए। कैसे, साइड का रेशियो। जब भी सिमिलरिटी की बात करेंगे तो साइड्स के केस में हम रेशियो की बात करेंगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये किन्हीं भी दो साइड्स के कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं यही। अगर आप एंगल बी ले लो तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बात समझ। तो ये होती है सिमिलैरिटी। इसको देख लिया आप लोगों ने, तो आगे करूँ मैं। बढ़ते हैं आगे बच्चों। एक ये बच्चों बहुत फेमस थ्योरम थी 10th में, इसका हम लोग प्रूफ भी नहीं समझ में आता तो रट के जाते थे, मुझे तो याद आ रहा है। थेल्स थ्योरम कहते थे, बहुत बेसिक सी थ्योरम होती है ये, कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें एक लाइन ई डी है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए बी और ए सी, इस तरह से है वो कि ए ई अपॉन बी ई, मतलब ये अपॉन ये लेंथ इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। अगर ये बराबर है, ये रेशियो बराबर है, तो ई डी जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी। जाहिर सी बात है भाई, अगर ये पॉइंट ई ए बी को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जैसे डी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ई डी बी सी के पैरेलल होगी। या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा क्या ट्रू है कि अगर ई डी बी सी के पैरेलल हो गई तो वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। ये ध्यान रखना बच्चों। और एक इसका कोरोलरी भी निकल के आती है कि अगर ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी ये 1/2 हो जाए। 1/2 का मतलब क्या है कि ए ई और बी ई जो है हमने क्या कर दिया है, एक आधे आधे पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। मतलब इसने इस ए ई को, ये मैंने यहाँ पर, एक मिनट मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ, कुछ गलत लिख गया है। ए बी ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। अब ये सही है, मतलब ए ई अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए सी, यानी कि ये ई पॉइंट अगर ए बी के बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में, यानी इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, और डी पॉइंट भी इसको इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, यानी 1/2। ये आधा हो गया तभी तो 1/2 हुआ। ये पूरा अपॉन ये ए ई अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए सी। तो उस केस में ई डी जो होगा, ये वाली लाइन, ये बी सी की आधी होगी, ये ध्यान रखना।
AD जो होगी BC की आधी होगी। जाहिर सी बात है यार, ये थ्योरी लगाओ यहाँ पर, तुम करोगे क्या, अगर तुमने एक पॉइंट ले लिया इसके मिड में और दूसरा पॉइंट भी इसके मिड में ले लिया, उनको ज्वाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आधे आधे रेशियो में बट गई है ये। अगर ऐसा हो गया तो ED को BC के पैरेलल होना होगा, जैसे कि ये कंडीशन कह रही है, तो उस केस में ED को BC का आधा होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये बच्चों बस आप ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन ऐसी खींच दे जो ट्राइंगल को बीच से काट दे, बीच से काटना यानी कि इस लाइन को बीच से काट दे, तो वो लाइन BC की आधी होगी, यानी बेस की आधी होगी। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब कुछ बातें सर्किल पे कर लेते हैं। देखो मैं बैक टू बैक चलता जा रहा हूँ। ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम हमारे पास, मतलब आपके पास तो है टाइम, बहुत टाइम है आपके पास, ऐसा मत सोचो। मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अभी बेस जो फिजिक्स है जिसको हमको पढ़ना है उस पर तो मैं आया ही नहीं हूँ, और ये सब आपका पढ़ रखा है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जब कैलकुलस पे आऊँगा तो उसको आराम से ही समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। सर्किल क्या है बच्चों? सर्किल सबको पता है क्या है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे कि सर्किल की डिफिनीशन अगर आपने लोकस पढ़ा हो तो शायद आप बता ले जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल पढ़ लेते हैं बच्चों, ये सब आपने बचपन में पढ़ रखी है। बचपन यानी ऐसा नहीं पैदा ही होते पढ़ लिया है, 9th-10th में पढ़ा रहा होगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जाहिर सी बात है कि अगर दो कॉर्ड हैं, कॉर्ड क्या है, सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को एक लाइन जोड़ती हुई वो कॉर्ड कहलाती है। तो AB और BC क्या है, दो कॉर्ड हैं, अगर ये बराबर है यानी AB अगर BC के बराबर है तो जो AB एंगल बना रही है O पर, O सेंटर है θ1, वो BC जो एंगल बना रही है θ2 वो बराबर होंगे। बात समझ गई कि नहीं? उसी तरह ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम सेंटर से किसी आर्क पर परपेंडिकुलर डालें, किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें, AB एक कॉर्ड है जिस पर हमने O से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है C तक, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट यानी बीच से काट देगा, बात समझे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द रेडियस, किसकी? कॉर्ड रेडियस को, इसकी कॉर्ड रेडियस AB को बीच से काट देता है। बात समझे? तीसरा पॉइंट क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये बात बच्चों इसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं कि अगर आपके पास एक सर्किल है और उसमें दो कॉर्ड हैं जो कि बराबर हैं, जैसे कि ये वाला केस, तो उनकी जो दूरी होगी सेंटर से वो भी बराबर होगी। मतलब अगर ये D1 है, ये D2 है, तो D1 इज इक्वल टू D2। यही तो बच्चों बात वही है, सेम चीज लिखी हुई है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और या आप कह लो कि इक्वल कॉर्ड है अगर तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेंगे क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा। अभी मैंने बताया, ठीक है बच्चों, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो ये एक बच्चों प्रॉपर्टी है, ये तो आपको ध्यान में होगी कि अगर कोई एक आर्क है, आर्क मान लो यहाँ पर AB हमने एक आर्क ले लिया, ठीक है, सेक्टर ले लिया, तो अगर ये आर्क AB सेंटर पे एंगल θ1 सबटेंड करेगा तो ये सरकमफ्रेंस पे एंगल θ2 सबटेंड करेगा जो कि θ1 का आधा होगा। या हम कह दें कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर। या हम कहते हैं θ1 इज इक्वल टू 2θ2। ये बच्चों आपको याद होगा, ये इसका प्रूफ भी हम लोग करते थे कि θ1 ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये आर्क, ये 2 टाइम्स होगा θ2 के। बात समझे? उसी तरह बच्चों ये एक नियम क्या था कि सेमी सर्किल में कोई भी ट्रायंगल बनाओ, मतलब इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे ये हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी एंगल AB1C या AB2C हमेशा क्या होगा? 90। मतलब इसमें और भी हो सकते हैं ट्रायंगल, ये कोई भी बनाओ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि एक हम लोग लाइन पढ़ते थे, ट्रायंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पढ़ते थे कि नहीं? अब बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब अगर आप सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड वाला पॉलीगन, ठीक है, बना दिया हमने ABCD। उस केस में बच्चों होता क्या है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है और सभी एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है। यह आपको पता भी होगा बच्चों कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो सारे एंगल्स का सम है सर्किल के केस में वो 360 डिग्री से होता है कि नहीं?
तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 180 डिग्री, उसी तरह से गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है बच्चों। 7th पॉइंट क्या है बच्चों? प्रॉपर टेंजेंट टू अ सर्किल। ये आप देख लो, अगर सर्किल को टच करते हुई कोई लाइन जा रही है बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे, तो हम कह देते हैं वो टेंजेंट है। टेंजेंट यानी कि हिंदी में इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, मतलब जो छूते हुए जाती है। तो देखो ये ए बी जो एक लाइन है वो सर्किल को टच कर रही है सी पर, टच करते हुए जा रही है, अंदर से नहीं जा रही, टच करते हुए जा रही बाहर से। और अगर आप सेंटर से इस पॉइंट सी पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी जो पॉइंट है ऑफ पॉइंट ऑफ टच, वहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस टेंजेंट की। इसको नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। वैसे तो ये रेडियस है, आप कहोगे सर ये तो रेडियस है, वो बात ठीक है, लेकिन सर्किल के केस में अगर जब टेंजेंट की बात आ जाती है तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? एक ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं जो कि बराबर होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। कि अगर एक सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से हम 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, PT1 और PT2, और ये हमेशा बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल अल्फा, यानी कि ये वाला एंगल P वाला एंगल, और अंदर जो सेंटर पे एंगल होगा बीटा, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये भी ध्यान रखना, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये सब पढ़ रखा होगा आपने, 8th 9th में ही शायद पढ़ लिया हो। और ये नवा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी सर्किल में आपने एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से ABC, और ए पर पॉइंट ए पर एक टेंजेंट जा रहा है PT, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल है थीटा, कौन सा एंगल? जो एक्सटर्नल टेंजेंट से बना रही है लाइन ए बी। देखो बच्चों, ये अंदर वाले पॉइंट से एंगल नहीं है, ये पूरा लाइन से एंगल है, लाइन से, लाइन 80 से एंगल है। बात समझ रहे हो? ये जो एंगल थीटा है वो अपोजिट एंगल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल BCT जो होगा वो एंगल ACB के बराबर होगा। एंगल BAT जो होगा BAT, और एंगल ACB ये बराबर होंगे एंगल थीटा के बराबर। उसी तरह एंगल PAC एंड एंगल CBA ये अल्फा होगा तो ये भी मतलब अपोजिट, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर, ये अल्फा का अल्फा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये काम भी आएगा, ये अपने काम आएगा ये प्रॉपर्टी। एक ये बच्चों थ्योरम थी, ये भी पढ़ी होगी आपने, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलते हैं। सीकेंट बच्चों क्या होता है? सीकेंट एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्किल को काटते हुए जाती है। मतलब QR मान लो एक कॉर्ड है, इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको मतलब इसको काटते हुए निकल जाए, इसको क्रॉस कर जाए, तो इसको हम सीकेंट बोलते हैं। बात समझे? तो अगर मान लो PQR एक सीकेंट है और PS इसी पॉइंट से एक टेंजेंट है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? PS² इज इक्वल टू PQ इंटू PR, PQ इंटू PR। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एक ये अरे सभी कुछ ध्यान रखना है, इसमें क्या है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है बच्चों। ये आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ सर्किल, जैसे बच्चों लाइन की हम लोगों ने इक्वेशंस देखी, वैसे सर्किल की भी इक्वेशन होती हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो तो अलग अलग तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के सर्किल। अब जैसे अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर H, है, H, कोई नंबर है, कोई भी, जैसे मान लो कि 1, 2 एक पॉइंट है जिसमें सर्किल बना हुआ है और उसकी रेडियस a है, a स्मॉल है, जैसे कि दिख रहा है H, पर इसका सेंटर है, यानी पॉइंट O जो है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट O1 मान लेते हैं, क्योंकि O ओरिजिन O', ये हमारा एक्स वाई पर पॉइंट O' H, है और इसकी रेडियस a है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इस सर्किल की इक्वेशन होगी ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। बात समझे? उसी तरह से अगर हम इस सर्किल को उठाकर ओरिजिन पे रख दें, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, रेडियस r a हो, a या r जो भी कह लो, मैंने यहाँ ये लिखा तो इसलिए यहाँ पर भी ये लिखा। तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a²। कैसे हो गया बच्चों? सिंपल सी बात है, H, K यहाँ पर 0, 0 हो गया, तो ये x² प्लस वाई स्क्वायर a² के बराबर है। बात समझे?
अब ये तीसरा क्या है, अगर मान लो एक ऐसे सर्किल की हमको इक्वेशन निकालनी हो जिसके डायमीटर के जो एंड पॉइंट है सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो, मतलब कि सर्किल विद लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी एज डायमीटर, एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, और हमें इस सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। तो इस सर्किल की इक्वेशन बच्चों ये होती है x माइनस x1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 दूसरे ब्रैकेट में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बात समझे? ये एक बार देख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल क्या है? जनरल इक्वेशन का मतलब जैसे बच्चों लाइन में पढ़ते थे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, वैसे यहाँ पर सर्किल की भी एक जनरल इक्वेशन होती है। क्या है वो बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये कहोगे सर ये सब कहाँ से आ गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो तब तक ठीक था, ये g, f, c ये क्या है? ये बच्चों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर, जहाँ पर एक ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे देखो ये कांस्टेंट है, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, बस आप ये ध्यान रखो अगर कोई ऐसी इक्वेशन दिख जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, समझ लेना कि कहीं ना कहीं सर्किल की इक्वेशन है। बात समझे कि नहीं? अब बच्चों पोलर फॉर्म में देखते हैं, पोलर फॉर्म यानी कि यहाँ एक्स वाई की बात नहीं होगी, पोलर फॉर्म में सर्किल, जैसे हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था, तो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम सर्किल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, सर्किल कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे बच्चों पोलर फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी हुई है r इज इक्वल टू ए, ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस a है। अब आप कहोगे ये कैसे है? ये ऐसे बच्चों कि r क्या था, r x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आप वाला लेक्चर देखना जाके। तो अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, ये मैं जल्दी में बोल गया हूँ, नहीं ध्यान में, बस इतना ध्यान रखो, ये सब भूल जाओ कि आर इज इक्वल टू ए इस सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है पोलर फॉर्म में। देखो कितनी, देखो पोलर फॉर्म का क्या फायदा हुआ, कहाँ वो एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल इतनी बड़ी इक्वेशन लिख रहे थे, यहाँ बस इतना लिख दिया आर इज इक्वल टू ए। ये क्या है? ये सर्किल की इक्वेशन है। पोलर कोऑर्डिनेट का ये फायदा है कि जब आप कर्वेचर वाली चीजों में आते हो ना तो वो और आसान कर देता है चीजें। अब देखो सेकंड में क्या है, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये कैसे सर्किल की इक्वेशन है? ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,a/2 है और रेडियस a/2 है, यानी एक ऐसा सर्किल, देखो 0,a/2 का मतलब x एक्सिस पे 0 और y पे a/2 यानी कहीं यहाँ पर, और ये सेंटर है और रेडियस क्या है a/2, इसको सेंटर मान के एक सर्किल खींच दो, तो ये इस सर्किल की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बस इतनी सी सिंपल, और यही कहीं एक्स वाई में लिख रहे होता तो अभी कॉम्प्लिकेट हो जाती चीजें, आप करके देखना इसको। जैसे वो मैंने एक अभी आपको इक्वेशन लिखवाई थी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसमें देखना है थोड़ी लंबी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ बस इतना सा लिख दिया और इक्वेशन आ गई। ये फायदा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। उसी तरह बच्चों r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये किस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर a/2, 0 हो और रेडियस a/2 हो, जैसे कि ये a/2, 0 यानी कि वो x एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है और उसकी रेडियस a/2 है, इसको सेंटर मानकर अगर हम एक सर्किल खींच दें तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। देखो r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा यानी कि ये सर्किल, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा यानी ये सर्किल, और r इज इक्वल टू ए यानी कि ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना बच्चों, बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, सर्किल पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान गए। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग कोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ ये सब काम आएगा, आप काम में लाओगे तब काम आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।